T1 बीपीएससी की पहली क्लासेस है आप लोग की फाउंडेशन बैच की। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में स्पेक्ट्रम की हम लोगों ने शुरुआत की है। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये अपने मॉडर्न इतिहास के लिए, ठीक है, या फिर आधुनिक इतिहास के लिए बाइबल कही जाती है। इससे अच्छी पुस्तक नहीं है मार्केट में। हालांकि और भी बहुत सारे लोग अलग अलग पुस्तक के बारे में बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छी पुस्तक है, प्रीलिम्स के भी मद्देनजर और मेंस के भी मद्देनजर। अगर आप देखोगे प्रीलिम्स में वेटेज, तो प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आपको देखने को मिलता है। और मेंस में आपको 114 नंबर का जीएस पेपर 1 में भी आपको हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री ही है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूरोपीय का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो भारत में यूरोपियों का आगमन होगा। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या होती है? ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से भारत में आपको देखने को होता है। मतलब पहले ब्रिटिश की बात करेंगे तो कंपनी के तौर पे, एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे भारत में आती है। और किस प्रकार से भारत में आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा व्यापक साम्राज्य बना लेता है, जिसके बारे में कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर की सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, नेवर सनसेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इतना बड़ा एम्पायर बनाने के पीछे शुरुआती क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत में यूरोपीय के आगमन देखोगे आप तो यहाँ पे देखना है, भारत यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य एक अशातित आर्थिक रूपांतरण हुआ। 15वीं शताब्दी से पहले, मतलब 15 सेंचुरी से पहले यूरोप जो था पिछड़ा हुआ था, टोटली बैकवर्ड था। ठीक है, मतलब बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था। लेकिन क्या होता है 15 सेंचुरी के बाद 19 सेंचुरी के मध्य, ठीक है, क्या होता है यूरोप सडन मतलब क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू होता है। इसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि यूरोप में तो कृषि तो होता नहीं है, ठीक है, खेती यूरोप में हो नहीं सकता है। रीजन क्या है? तो वर्ष के लगभग देखोगे तो 8 से 9 महीने में क्या होता है, पूरा यूरोप बर्फ से ढका हुआ रहता है। मुश्किल से 3 से 4 महीने क्या होता है यूरोप में आपको देखोगे तो खेती आपको देखने को मिलेगा। तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है, तो ये कहना गलत होगा कि कृषि के ऊपर अर्थव्यवस्था वहाँ की निर्धारित है। लेकिन क्या होता है यूरोप में आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, 15वीं शताब्दी के बाद देखोगे तो थोड़ा सा पूर्ण जागरण के काल आपको देखने को मिलेगा, जब नई नई आर्थिक और नई प्रौद्योगिकी आईटी का क्या होता है वहाँ पे डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार में, बाजारों में, ठीक है, विषमयकारी तीव्र वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब 15वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य। अगर मैं 15वीं शताब्दी अगर कह रहा हूँ तो समझिएगा 1401 से शुरू हो गया। ठीक है, मतलब 1400 से शुरू हो गया और ये 15वीं शताब्दी 1499 तक चलेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे 15वीं शताब्दी। जैसे 1500 या फिर 1501 हो जाएगा और 16वीं शताब्दी की शुरुआत मानी जाती है। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। अब बोलोगे पूंजीवाद क्या होता है? तो पूंजीवाद जो होता है कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास जो होता है उसको पूंजीपति वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और जब पूंजीवादी वर्ग का डेवलप हुआ तो वहां पे साथ में आपको सामंती अर्थव्यवस्था का भी आपको विकास आपको देखने को मिलता है यूरोप में। तो समाज जो था पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था में समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। मतलब समाज में पूंजीवाद का एक लहर आपको देखने को मिल रहा था। ये समाज में एक नई अपनी अर्थव्यवस्था बना रही थी। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थी। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास घनिष्ठ रूप से विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और व्यापार में प्रतियोगिता पर आधारित था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो अधिक से अधिक लाभ कमाना। और साथ में अधिक से अधिक जब लाभ कमाओगे तो साथ में क्या आएगी, तो साथ में प्रतियोगिता बनेगी। जैसे मान लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक सिंपल एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको हम। ठीक है, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, कलम की फैक्ट्री है। ठीक है, कलम की फैक्ट्री लगी, इसका मान लीजिए कलम की फैक्ट्री, इसका नाम ए है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, अधिक से अधिक पैसा कमाना। ठीक है, कितना अधिक आमदनी हो। और जब ये कलम की फैक्ट्री, जब ए जब पैसा कमाने लग गया तो इसके कंपेयर में बी भी खुल जाएगा। तो इसका भी पर्पस सीधे होगा से अधिक पैसा कमाए। ठीक है, जब ये कमाने लगा तो सी भी खुलेगा, तो इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है। ठीक है, और मतलब मूलतः सारे का ही उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक मतलब क्या करना, पैसा कमाना। ठीक है, अधिक से अधिक लाभार्जन करना। और इससे कंपटीटर का भावना भी इससे क्या हुआ, बढ़ा। तो इसको इसलिए बढ़ा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया क्योंकि आगे चल के देखोगे जब यूरोपीय कंपनी का आगमन होगा तो उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना व्यापार के माध्यम से। और जब एक कंपनी जब व्यापार कमाने लगेगी तो उसके कंपेरिजन में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा कंपनियां भी आपको देखने को आपको मिलेगा।
ठीक है। जैसे जैसे पुर्तगीज आएगी, ब्रिटिश आएगा, डच आएगा, इस तरीके से नए नए कंपनियां क्या होगी, आना शुरू होगी। इससे कच्चे माल में वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता थी। अब जब यहाँ पे जब फैक्ट्री जब खुल गई, तो फैक्ट्री खुल गई तो भाई फैक्ट्री सामान बेचेंगे, कहीं ना कहीं तो इनको मार्केट तो चाहिए ना। लेकिन यूरोप तो क्या है, बहुत छोटा है, यूरोप की जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। अब ऐसे कंडीशन में जब फैक्ट्री जब खुली, अब फैक्ट्री से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन को क्या होगा, माल को बेचना है, सामान को बेचना है, तो सामान को बेचने के लिए उनको बाजार की आवश्यकता होगी। जब समझिएगा, बहुत बेसिक चीज बता रहे हो, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले यूरोप में पूंजीवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, मतलब चीजें तैयार हुई, तो चीजें तैयार हुई तो चीजें तैयार हुई तो कहाँ पे बेचेंगे, मार्केट में बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे। अब बाजार कहाँ पे बड़ा होगा, जहाँ की जनसंख्या अधिक होगी। यूरोप क्या है, छोटा जगह है, यूरोप की जनसंख्या बहुत कम है, तो इन्होंने बाजार को ढूंढना शुरू किया। अब बाजार को ढूंढने के क्रम में ये क्या निकले, पूर्वी देश की तरफ निकले। और जब मैं पूर्वी देश कह रहा हूँ तो समझिए भारत की बात हो रही है, चीन की बात हो रही है। तो वहां पे जाके अपने सामानों को बेचने के लिए उन्होंने बाजार की तलाश की। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था। तो ये मतलब इनका विस्तार जो हो गया विश्वव्यापी हो गया। ठीक है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में समाजों संस्कृतियों को निगल रहा था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुआ जब यूरोप औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज से बाहर निकली। तो यूरोप की जो औपनिवेशिक शक्तियां, यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियां में क्या थी, ठीक है, उस समय आप देखोगे तो डच थे, पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, इटली थे, ये औपनिवेशिक शक्तियां थी। ये मतलब नवीन विकल्पों की खोज पे बाहर निकली से और क्या विकल्प हो सकते हैं ताकि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। ठीक है, हमारा क्या हो, हम अधिक से अधिक सुदृढ़ हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य मौजूदा संस्कृति से उनका पहले से संपर्क नहीं था। तो अब ये हम देखिए, जैसे कहते हैं ना, वास्को डिगामा ने, ठीक है, भारत 1498 में आया और इसके साथ ही क्या देखेंगे, यूरोप के साथ हमारा व्यापार जो था प्रारंभ हो गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1498 से हमारा व्यापार यूरोप के साथ नहीं होता था। वास्को के आने से पहले हमारा भी व्यापार यूरोप के साथ होता था, हमारा व्यापार वर्षों से यूरोप के साथ होते रहा था। अगर हम देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिल्क रूट की बात करेंगे, जिसको रेशम मार्ग कहते हैं, तो रेशम मार्ग में भी यूरोप के साथ व्यापार होता था। ठीक है, इटली के साथ व्यापार होता था मुख्यतः। तो रेशम मार्ग भारत से भी होकर गुजरती थी। रेशम मार्ग दो रास्ते से होकर गुजरती थी, एक आप देखोगे तो समुद्र के रास्ते थी, और दूसरा जो था, ठीक है, स्थल मार्ग से भी रेशम मार्ग गुजरता था। चीन से रेशम मार्ग निकलता था और भारत होते हुए भी रेशम मार्ग जाती थी। क्योंकि आप रेशम मार्ग के बारे में पढ़ रहे होंगे तो देखना, कुषाणों का रेशम मार्ग पे क्या था, कब्जा था। ये समुद्र से रेशम मार्ग निकलती थी और जब मिडिल ईस्ट में जब प्रवेश करती थी, जैसे कि से भारत से होते हुए जब मिडिल ईस्ट में प्रवेश था, मिडिल ईस्ट में उतना समुद्र है नहीं, तो वहां पे ये स्थल से होती थी। तो इसका व्यापार जो होता था समुद्र और स्थल दोनों के माध्यम से होता था। लेकिन ये रूट जो था ना, ये खतरा भरी रूट थी। इसमें क्या होता था हमेशा, मतलब क्या होता था, छीन छोर होते रहता था, हमेशा डाकुओं का हमला होता रहता था। तो व्यापार पहले से भी होता था। 1498 में ही हमारा संपर्क यूरोप से हुआ, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। क्योंकि देखोगे भारत के ग्रीक, यूनान और रोम के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात में व्यापारिक संबंध थे। अब बोलोगे सर क्रिश्चियन युग कब शुरू हुआ, तो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, उसी दिन से ईसा, ठीक है, ईसवी प्रारंभ हुआ। एक ईसवी को ईसा मसीह का जन्म के समय से एक ईसवी कहते हैं। और 33 ईसवी को क्या हुआ, ईसा मसीह की मृत्यु हो गई। ठीक है, 33 वर्ष की अवस्था में। तो ये आपका क्रिश्चियन युग जो उसी दिन से प्रारंभ हुआ। अगर हम इसके पीछे चलेंगे तो क्या होगा, ईसा पूर्व होगा। तो ईसा पूर्व में भी तो हमारा व्यापार होता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते होंगे, तो वहां पे देखिएगा हमारा व्यापार विदेशियों के साथ भी होता था। सिकंदर तो क्या था, ईसा पूर्व ही आया था ना। सिकंदर जो था ईसा पूर्व में ही आया था। तो ईसा पूर्व सिकंदर भी तो क्या था, यूनानी था। यूनान कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व में भी हमारा व्यापार यूरोप के साथ होता था, और ईसा पूर्व के बाद भी हमारा व्यापार मतलब यूरोप के साथ होता था। तो ये बिल्कुल कहना उचित होगा कि जब यूरोपियन कंपनियां जब भारत में आई तभी हमारा व्यापार जो था यूरोप के साथ प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं, हमारा व्यापार पहले से भी होता था। किनके साथ हम व्यापार करते थे यूरोप में, तो हम व्यापार करते थे, ध्यान में रखें, मैं इस पे क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग को बनाने के लिए। ठीक है, क्लासेस के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगी। हमारी व्यापार होती थी यूनान के साथ, जिसको ग्रीक कहते थे, जहां से सिकंदर ग्रेट आया था। इटली के साथ व्यापार होती थी, अब मुख्यतः इटली में उस समय रोम था। क्या था, रोम था। ये रोम जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिल्क रूट जो आपका निकलती, जो चीन से जो शुरू होता था वो रोम तक जाती थी।
ठीक है। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो की बात करें, इटालियन था ये, तो मार्को पोलो इटालियन था और ये 1254 से लेकर 1324 के समय का इसका था। इसी के समय क्या होता है, मार्को पोलो जो था चीन की यात्रा की थी। तो ये कहना कितना गलत होगा सब वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत कोई भुलाया हुआ तो नहीं था जो वास्को डिगामा ने आया चलो मिल गया मुझे उसने ढूंढ डाला, ऐसा तो नहीं था। मार्को पोलो क्या था, चीनी यात्री, सॉरी इटालियन था, और ये मतलब आया था, मतलब भारत की ये चीन के यात्रा पे आया था ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ईस्ट इंडीज, ठीक है, ईस्ट इंडीज का मतलब क्या होता है, पूर्वी देश होता है। तो इसमें केवल भारत ही नहीं शामिल होगा, ठीक है, बहुत सारे देशों का जो समूह था उसको ईस्ट इंडीज के तौर पे उस समय लोग जानते थे। जब यहाँ पे जब चीन की जब यात्रा की, तो जब यात्रा के दौरान वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया, क्योंकि मार्को पोलो यहाँ के बारे में लिख के बताता है भाई साहब यूरोप तो कुछ नहीं है, यूरोप कुछ नहीं है, ठीक है, काफी अधिक, मतलब भारत की बात करें या फिर चीन की बात करें तो काफी अधिक वो धनाढ्य है। पूरब की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि हुई। पूरब हम कह रहे थे, पूरब कहने के मतलब इसमें भारत भी हो जाएगा, चीन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। और इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो इटली 12वीं शताब्दी से, ठीक है, अभी देखिए इटली, इटली कहने का मतलब उस समय रोम, आप समझिए। जब मार्को पोलो जब यहां से गया तो उसने जब यहाँ के बारे में लोगों की चीजों को बताई से भाई पूरब कितना डेवलप्ड है, तो पूरब के साथ इटली का व्यापार क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया जाता था। स्थल मार्ग से भी होता था, जल मार्ग से भी होता था, ठीक है, दोनों तरह से क्या होता था, व्यापार होता था। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया, ठीक है। तो एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को, मतलब भारत से चीन से वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया, और वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोवा और वेनिस तक पहुंचाया जाता था। तो पहले इसमें समुद्र मार्ग से लाते थे और साथ में इसको यूरोप पहुंचाने के लिए स्थल मार्ग से लाते थे, लेकिन स्थल मार्ग जो था उस समय उतना डेवलप नहीं था, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं था। तो मुख्यतः जो ढुलाई वगैरह होती थी वो जानवर के माध्यम से होता था, घोड़ा से, गधा से, इनके माध्यम से क्या होता था, ढुलाई होती थी। तो एक मार्ग ये था। दूसरा मार्ग, अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र से अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहां स्वेज नहर नहीं थी। उस समय वहां पे क्या था, स्वेज नहर नहीं था, जो कि लाल सागर को, स्वेज नहर क्या करते, भूमध्य सागर से जोड़ देती है, मतलब अफ्रीका और यूरोप को क्या करती है, एक तरह से कनेक्ट कर देती है। तो उस समय स्वेज नहर तो था नहीं, इसीलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था, ठीक है। तो बाद में जब स्वेज नहर जब बन जाता है तो भूमध्य सागर को क्या करते, भूमध्य सागर से लाल सागर को कनेक्ट कर देते हैं, तो अफ्रीका यूरोप क्या होता है, एक साथ कनेक्ट हो जाता है। ये अलेक्जेंड्रिया शहर जो है, ठीक है, सिकंदर के नाम से, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे, उसके नाम से बनी थी। तो एक व्यापार जो था एशिया होते हुए तो होता था, दूसरा व्यापार जो था अफ्रीका होते हुए भी होता था, ठीक है। अगर इराक की बात करेंगे, फारस की खाड़ी होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया, वहां से इन्हें स्थल मार्ग से जेनोआ और वेनिस, ये जेनोआ और वेनिस की बात करेंगे ना, तो उस समय छोटे छोटे जो शहर जो थे, इटली के शहर जो थे, वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, कोई साम्राज्य नहीं थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, वो व्यापार में बहुत ही ज्यादा आगे थे, बहुत ज्यादा आगे थे। जेनेवा की बात करेंगे, सॉरी जेनोवा की बात करेंगे, वेनिस की बात करेंगे, फ्लोरेंस की बात करेंगे, ये छोटे छोटे शहर थे, लेकिन व्यापार में क्या थे, काफी अधिक डेवलप थे। तो एक एशिया होते हुए भी एक जाति थी, और एक मार्ग जो था लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र से अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन वहां उस समय स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ दिया गया था, ठीक है। आगे चल के अब देखिए, उत्तर मध्य काल में के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ। पुनर्जागरण को रेनेसांस कहते हैं, मतलब फिर से, मतलब जाग जाना, ठीक है, मतलब पहले सोए हुए थे और अभी फिर से, मतलब क्या थे, जग गए। तो इसकी शुरुआत आपको इटली भी हुई। अगर पूछेगा कहां से हुआ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछता है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई, तो इटली के किस नगर, फ्लोरेंस नगर से हुआ था। कहां से हुआ था, फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत हुई थी, पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, पुनः मतलब क्या होना, जागना। और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट विकसित हुई। जब पुनर्जागरण का शुरुआत होता है तो आप देखोगे कला के क्षेत्र में होगा, साहित्य के क्षेत्र में होगा, ठीक है, और साथ में देखो लेखन कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारे आईटी में भी बहुत सारे चीजों में, मतलब डेवलपिंग आपको देखने को मिलेगा,
और व्यवसायी, व्यापारी, व्यवसायी और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप में नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अभी यूरोप में दो तरह के वर्ग आपको देखने को मिलते थे, एक तो इलाइट क्लास थे जो कि सामंत वर्ग में आते थे, जो काफी हाई क्लास होते थे, और दूसरा एकदम निम्न क्लास भी होते थे। लेकिन एक नया वर्ग आ गया जिसमें मुख्यतः व्यापारी वर्ग थे, व्यवसायी वर्ग थे, बैंकर थे, इनके पास पैसा बहुत था, ठीक है, लेकिन इनकी स्थिति इनके पास पैसा था, लेकिन इनकी स्थिति जो थी ना, इनका जो समाज में जो रिस्पेक्ट जो था सामंतों जैसा नहीं था, ठीक है। और निम्न वर्ग की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब थी। नवीन वर्ग जो जन्म लिया, जो कि आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा तो बुजुर्गा वर्ग के बारे में बताऊंगा, तो ये व्यापारी और व्यवसायी वर्ग थे, इनके पास पैसे थे, नवीन मध्य वर्ग का उदय हुआ। और यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद जो था प्रभावित हुआ। अब बोलेंगे पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई, तो इटली से होता है 11वीं-12वीं शताब्दी में। तो पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे। अब समाज में जब पैसा आता है क्या होता है, जब मान लीजिए आपके पास जब पैसा जब अधिक हो जाएगा, सरप्लस होगा, तो क्या करोगे? जैसे मान लीजिए आपके बहुत पैसा आ गया, तभी आपके पास नॉर्मल फोन है तो बोलो उसको आईफोन में एक्सचेंज कर देंगे, सामान्य लैपटॉप है तो उसको लेटेस्ट लैपटॉप में जनरेट कर देंगे, ठीक है, या फिर किसी के पास नॉर्मल गाड़ी है तो उसको नया नया गाड़ी कर लेगा। तो इससे क्या होता है, जब लोगों के पास जब पैसा आता है स्पेशली इटली में, तो क्या करते हैं, नए नए चीजों विलासिता की वस्तुओं को आपूर्ति कर रहे थे, ठीक है, जिससे वो बेहद संपन्न थे। इस प्रकार की पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार वर्चस्व था, और यूरोपीय देशों की सामान की बड़ी आपूर्ति इटली के द्वारा की जाती थी। यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति क्या होती थी, इटली के द्वारा की जाती थी। और जब इटली के साथ भारत के साथ व्यापार जब होता था ना, या फिर पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, तो मुख्यतः भारत से बहुत सारी चीजें लेकर जाते थे, मसाले ले गए, कपास ले गए, बहुत कुछ ले जाते थे। और वहां से विलासता पूर्ण जो वस्तुएं जो इनके पास आती थी, जो कि कला की वस्तु होती थी, ठीक है, विभिन्न तरह की वस्तु होती है। अब वास्तव में देना क्या पड़ता था, तो हम लोग इटली से पूर्वी देश या फिर मतलब यूरोप से बहुत कम चीज लेते थे, और बदले में जो हमको देते थे वो चांदी के सिक्के देते थे। क्या देते थे? चांदी के क्वाइंस देते थे, ठीक है, क्योंकि यूरोप से भारत का व्यापार होता था, लेकिन ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा था। ट्रेड डिफिसिट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब आप और हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, आप हमको 10 रुपया का सामान बेच रहे हैं, हम आपसे 2 रुपया का सामान खरीदते हैं। भारत की बात करेंगे, चीन की बात करें, दे आर टोटली मतलब प्रोस्परस, मतलब काफी अधिक संपन्न थे, तो इनके साथ व्यापार बहुत कम होता था। लेकिन फिर भी इटली के साथ व्यापार हो रहा था, और इनको फर्क नहीं पड़ता था सिर्फ व्यापार करने वाला सामने किस धर्म का नहीं, और किसी के साथ व्यापार करते थे। इटली वाले व्यापार को बहुत अधिक क्या देते थे, प्राथमिकता देते थे। लेकिन वही यूरोप के और भी देश थे, जैसे पुर्तगीज हो गए, ब्रिटिश हो गए, डच हो गए, डच नीदरलैंड को कहते हैं, ठीक है, हॉलैंड के पीपुल को डच कहा जाता है। वो जब देखे अरे इटली इतना संपन्न क्यों हो रहा है, कैसे संपन्न हो, इटली के छोटा छोटा शहर जो है बहुत अधिक संपन्न हो रहा है, तो कर क्या रहा है, तो इन लोगों को पता चला रही है तो पूर्व देशों के साथ व्यापार कर रहा है, और व्यापार करने से इसको बहुत अधिक क्या मिला, लाभ मिल रहा है, तो वो लोग मतलब थोड़ा जेलस फील करने लगे। तो इटली का छोटा छोटा नगर की वेनिस की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, जनोआ की बात करेंगे, इतने संपन्नता के पीछे क्या कारण है, तो देखा इनके पास पैसे तो बहुत है, तो पूर्व देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो यूरोप के अन्य देशों ने भी सोचा जब इटली जब व्यापार कर सकता था, हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या था, मार्ग एक ही थी, उस मार्ग पे क्या था, इटली का कब्जा था। अब जब इटली का कब्जा जब उस मार्ग पे था, तो इन्होंने सोचा से क्या करना चाहिए, तो इन लोगों ने देखा से मतलब से क्या होता है, तो इन लोगों ने मतलब इसके लिए वैकल्पिक मार्ग ढूंढना शुरू किया, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपको कोई काम करना है, ठीक है, आपको कोई काम करना है, लेकिन आप देखोगे वो काम करना आपके लिए जरूरी है, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है ना, वहां पे देखो किसी दूसरे का कब्जा है, तो आप क्या करोगे, कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढोगे। यही वैकल्पिक रास्ता ढूंढने के कारण क्या होता है, नए नए मार्गों का उदय होता है। अच्छा, ये जब यूरोप में जब इटली का जब संपन्नता जब वहां के राजा ने देखा, तो वो लोग भी काफी प्रभावित हुए, तो भाई ये राज्य इतना बढ़ क्यों रहा, तो राजा ने भी अपने लोगों को जो एडवेंचर करना पसंद करते, क्योंकि समुद्र में जाके रास्ता ढूंढना किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि समुद्र में उतरने के बाद वापस आओगे कि नहीं आओगे इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि कपास वगैरह उस समय उतना था नहीं, दिशा सूचक यंत्र कपास होता है जो कि समुद्र में आपको रास्ता दिखाता है। तो एडवेंचर लोगों को ढूंढा गया, कौन लोग जो है ये एडवेंचर करना चाहते हैं, क्योंकि नए नए रास्तों को ढूंढेंगे।
तो राजाओं ने भी क्या किया, समर्थन दिया, क्योंकि फाइनेंस कौन करेगा, राजा करेगा, जहाज का पैसा कौन देगा भाई, क्योंकि समुद्री यात्रा करने में खर्च होता था। राजाओं ने बोला ठीक है हम तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तुमको पैसा देंगे, तुम समुद्र में उतरो, आप पूर्वी देशों के साथ क्या करो, एक नवीन रास्ता की खोज करो, ताकि हम भी अपने व्यापार को बढ़ा सके। क्योंकि यूरोप के कई देश क्या चाहते थे, इटली के एकाधिकार को क्या चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, केवल इटली ही व्यापार क्यों करेगा। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीय राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का उदय हुआ। ठीक है, मतलब नए नए राजा आते हैं, उनका उदय हुआ। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे अच्छा क्या काम किया, इन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया कि तुम भौगोलिक खोज करो, हमारा अधिकार है, ठीक है, हमारा तुमको सपोर्ट रहेगा, पैसे से सपोर्ट रहेगा, मैन पावर से सपोर्ट रहेगा। और ये खोजी निकल कर आते, क्या नहीं, इसमें क्या होता है, खोजी निकल कर आते हैं। ठीक है, खोजी क्या होता है, वही जो कि एडवेंचर करना पसंद करते थे। साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई गई। इसमें जो सबसे प्रमुख देश की बात करें कौन थे, तो पुर्तगाल और स्पेन हुआ करते थे। ठीक है, दो देश जो थे प्रमुख थे, इन्होंने जिम्मा उठाया से हम जो है पूर्वी देशों के साथ नए रास्ते की खोज करेंगे। किसने जिम्मा उठाया, पुर्तगाल और स्पेन ने जिम्मा उठाया। ठीक है, और जब भाई समुद्र में ऐसा ही तो नहीं उतर सकते हो, अभी तो क्या आपके पास मोबाइल में गूगल मैप है, चुपचाप निकल जाते हैं, मैप खोले बस रास्ता दिख रहा है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, नक्शा बनाने का काम मतलब तैयार किया गया। तो समुद्र में उतरेंगे तो क्या नक्शा होना चाहिए हमारे लिए। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, नक्शा तैयार करने का काम तेजी से विकसित हुआ। साथ में कंपास चाहिए, समुद्र में भुला जाएंगे तो क्या होना चाहिए, कंपास, समुद्र में कुछ पता नहीं चलता है ना, कैसे पता चलेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं पता, जिधर देखोगे पानी ही पानी है। तो कंपास चाहिए था, उसके खगोलिकी प्रयोगशाला भी चाहिए था, बारूद चाहिए था, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, पायराइट्स होते थे। कौन होते थे, पायराइट्स। पायराइट्स का मतलब क्या होता था, समुद्री लुटेरे को पायराइट्स बोलते थे, जो कि हमला कर देते थे जहाज पे। तो उनको, उनसे सुरक्षा के लिए क्या चाहिए था, बारूद चाहिए था। और भी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। तो ये सारे चीज का जब विकास हो गया, तो अब जो लोग जो थे वह मतलब समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो गए। अब कभी आप जाते हो, एडवेंचर करने का मन करता है, किसी जगह पे आप जाते हो, तो क्या डायरेक्टली किसी अंडमान कोई घूमने गया तो समुद्र में कूद थोड़ी ना जाता है, क्या कहता है, पूरा उपकरण पहनता है, ऑक्सीजन लेता है, सूट पहनता है, स्विमिंग सूट पहनता है। जब पूरे तरीके से जब तैयार जब हो जाता है, तब उसको समुद्र में जाने में डर नहीं लगता, क्योंकि जानता है भाई सामान्य आदमी है, लेकिन क्या हम पूरे उपकरण से क्या है, परिपूर्ण है। जब ये सारे चीजें जब हो गया, तो जो एडवेंचर करने वाले लोग जो थे, खोजी जो थे, वो समुद्र में उतरने के लिए उत्साहित हुए। ठीक है, और उनको इन सारे चीजों में काफी अधिक सहायता मिली। इसी प्रकार पुनर्जागरण का उदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार। ठीक है, अब देखें कृषि में, यूरोप में कृषि उतना है नहीं। ठीक है, यूरोप में अगर इटली के अगर छोड़ दो ना, तो इटली एक कृषि प्रधान देश है, जो भारत की तरह ही इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे यूरोप में उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता। तो कृषि में निवेश ये लोग किए, तो देखे से भाई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। मतलब ट्रेड अगर करेंगे तो हमारे लिए क्या है, ज्यादा फायदेमंद है। कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चे माल की आवश्यकता कहां से आएगी, तो भाई कृषि से आएगी। कृषि हो नहीं रहा यूरोप में, तो कच्चे माल के लिए इन्होंने मतलब पूरब की तरफ देखो, नवीन बाजारों की प्राप्ति कहा था, पूरब की। तो यूरोप में क्या है, तो यूरोप में केवल फैक्ट्रियां है, ठीक है, इंडस्ट्री है। लेकिन इंडस्ट्री जो माल जो निकालेगी, तो इंडस्ट्री में कच्चा माल तो चाहिए ना, बिना कच्चा माल से तो इंडस्ट्री में नहीं। अगर मान लीजिए आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए कोई सामान, कपड़ा कपड़ा तैयार होगा, ठीक है, तो कपड़ा तैयार होने के लिए फैक्ट्री से कपड़ा तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में कच्चा माल क्या चाहिए, कपास चाहिए। बिना कपास के फैक्ट्री में कपड़ा तैयार नहीं होगा। तो आपने यूरोप में तो फैक्ट्रियां तो खोल दी, लेकिन आपके लिए कच्चा माल नहीं, तो कपास कहां से लाओगे। तो कपास के लिए इन्होंने पूरब की तरफ देखा, तो पूरब से कपास लेके ले जाएंगे, फैक्ट्री में वहां से तैयार करेंगे। अब फैक्ट्री में तैयार कर दिया, अब इसको बेचोगे कहां, तो यूरोप में तो बिकेगा ही, साथ में इसको बेचने के लिए भी भारत जैसे बाजारों की आवश्यकता हुई। तो बाजार की खोज में ही भारत और चीन आए, और जिनसे मतलब क्या हुआ, बना कच्चा माल भारत और चीन का, बना यूरोप में, अब फिर बेचने के लिए भारत आ गया और ऊंची कीमतों पे बेचा। अब बहुत सारे पैसा इन्होंने कमाया। मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया, ज्यादातर चीजों में ये लोग यही करते थे। अब पूरब की धन संपदा की बात करेंगे, तो उस समय चाइनीज इंपायर एकदम उत्कर्ष पे था, भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहते थे।
और जब ये जब आया ना यूरोप से, जब यहाँ पे आया, तो इनका मतलब इटली वाले तो बेचारा शरीफ थे। इनका मतलब भाई हम व्यापार करेंगे, किसी भी धर्म के साथ व्यापार कर सकते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन और बारे जब पुर्तगाली वगैरह जब आया, तो ये साथ में अपने क्या किए, तो ये अपने धर्म का प्रचार भी करते थे। ईसाई मत के प्रचार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था के स्थापित होने के कारण ने भारत में यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। तो पुर्तगाली की बात करेंगे, डचों की बात करेंगे, ये अपने ईसाई धर्म का भी प्रचार करते थे। जब ये पुर्तगीज की बात करेंगे, जब ये 15वीं शताब्दी में भारत पहुंचे, तो इन्होंने ईसाई धर्म का भी खूब प्रचार किया, चर्च की स्थापना की, ठीक है, कन्वर्जन करवाया, ठीक है, क्या कि बड़े पैमाने पे पुर्तगालियों ने क्या किया, कन्वर्जन करवाया, धर्म परिवर्तन करवाया। जबकि इटली वाले ऐसा नहीं था, इनका मतलब था हम किसी से व्यापार करें, कोई मतलब नहीं है। ये पुर्तगाली जो थे, तो इनका उद्देश्य क्या था, धर्म का प्रचार करना, व्यापार करना। तो जब व्यापार करने जब पुर्तगाली जब आया, तो भारत में ऑलरेडी पहले से व्यापार हो रहा था। अब भारत के व्यापार पे किसका, अरब व्यापारियों का अधिकार था। ये अरब व्यापारी क्या थे, तो ये मुसलमान थे। क्या थे ये, मुसलमान थे। भारत के साथ ऑलरेडी पहले से व्यापार कर रहे थे अरब वालों। पुर्तगाली आए तो देखा भाई भारत में तो अरबों का व्यापार का एक अधिकार है, साथ में मुसलमान है, ये ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। इनका लड़ाई पिटाई इनके साथ हो गया, मतलब इनका झगड़ा इनके साथ होना मतलब प्रारंभ हो गया। और ये दोनों आपस में व्यापार के लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, और बीच में कौन था, भारत फंसा हुआ था। तो वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में यूरोप एक नया व्यवस्था जन्म दिया। अगर हम बोलेंगे सामंतवाद, तो सामंतवाद व्यवस्था की बात करें तो इसको आप एग्रीकल्चर से जोड़िए। भारत में जमींदारी समझते हैं ना, जमींदारी, उसी टाइप का सामंतवाद था यूरोप में। और उसके जगह पे यूरोप में जो नवीन व्यवस्था जो आया था, सामंतवाद के बाद जो यूरोप में नवीन व्यवस्था आया, उसको बोलते हैं पूंजीवाद बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, पूंजीवाद व्यवस्था का अधिक से अधिक क्या था, लाभ कमाना था। किसके माध्यम से, तो ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। सामंतवाद व्यवस्था जो था किस पे आधार था, तो कृषि के ऊपर आधार था। लेकिन कृषि यूरोप में क्या होगा, फ्लॉप हो गया, नहीं चल रहा था। तो उसके जगह पे जो नया वर्ग का उदय हुआ, जो कि व्यापार में विश्वास रखते थे, वो पूंजीवादी वर्ग था, ठीक है। और पूंजीवादी वर्ग जो था, तो इनको भाई अपना ट्रेड करना था, ट्रेड करने के लिए इनको बाजार चाहिए था। तो इसीलिए आवश्यक हुआ से भाई साहब अब हमको क्या है, नए मार्गों पे ढूंढ निकालना है। और नए मार्ग ढूंढने के लिए यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन का मार्ग भारत में क्या होता है, प्रशस्त हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। और सबसे पहला जो भारत में जो आएंगे, सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे। पुर्तगाली के बारे में कहा जाता है सबसे पहले आए और सबसे बाद में आए। 1498 में आए, गए का पता है ना, 1961 में गए। समझ रहे हैं, मतलब ये 480 वर्ष के आसपास, 480 ज्यादा ही होगा, ठीक है, 480-90 वर्ष के आसपास ये भारत में मतलब क्या करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 450 ईयर्स, 450 वर्ष से अधिक। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत का व्यापार यूरोप के साथ पहले नहीं होता था, पुर्तगाली ने भारत की खोज की, कहना बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि खोज एक समय का घटना नहीं है, समुद्र में उतरे खोज गया। अरे ये लोग क्या होते, समुद्र में उतरे, एक जगह से दूसरे जगह गए, कभी मतलब आधा रास्ता तय किया, कभी उससे कोई आगे पहुंचा, धीरे 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 करते करते एक बार मंजिल पे पहुंच गए। तो पूरा श्रेय देना वास्को डी गामा का बिल्कुल गलत होगा। वास्को डी गामा से पहले भी बार्थोलोम्यू डियाज ने कोशिश की थी, जो कि 1487 की घटना, वो अफ्रीका के उत्मासा अंतरिक्ष, जिसको क्या बोलते यार, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, वहां पे 1487 में पहुंचा था, ठीक है। तो लेकिन 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डा गामा या फिर वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। तो ये कहना भाई गलत होगा कि नहीं केवल यही आया, तो ऐसा नहीं है, उनसे पहले भी यूरोपियन यात्री भारत आते थे। लेकिन केप ऑफ गुड होकर वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। केप ऑफ गुड की खोज किसने की, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की। तो भारत की खोज का श्रेय केवल वास्को डी गामा को देना चाहिए, आधा रास्ता तो उस बेचारे ने पहले खोज रखा था। तो केप ऑफ गुड के होते एक रास्ता आसान बना दिया। इसकी खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने कर दी थी। उसके बाद इसी रास्ते का प्रयोग होते हुए वास्को डी गामा जो था भारत पहुंचा। ये भी भारत नहीं पहुंचा, ये जब भारत पहुंचा ना, तो ऑलरेडी गुजराती व्यापारी जो थे वहां पे व्यापार करते थे। तो रास्ते में इसको क्या होता है, केप ऑफ गुड के आसपास, केप ऑफ गुड होप के आसपास इसको व्यापारी का एक दल मिलता है। देखते ही पहचान जाता है व्यापारी है, बोलता भारतीय, बोलता हाँ भारतीय हूं, ठीक है, गुजरात से हूं। तो इस
उसको क्या करता है, वास्को डी गामा बंदी बना लेता है। तुम जहाज पे रहोगे और मुझे रास्ता दिखाओगे। उसका नाम था अब्दुल मजीद। और भी व्यापारी थे, लेकिन ध्यान में अब्दुल मजीद का नाम इंपॉर्टेंट है। इसी ने रास्ता दिखाया था भारत आने के लिए वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा को प्यार से उसको नहीं बैठा, उसको बजाते के साथ बंदी बनाया। अब बोला से तुम अगर मुझे हम भारत का रास्ता तुम दिखाओगे, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया जाएगा, ठीक है। तो बेचारा था, क्योंकि जहाज लेकर सीधा ऐसे नहीं होता था, पूरा आर्मी होता था जहाज पे, ठीक है। तोप खाने रखे जाते थे, बारूद होता था, बंदूकें होती थी, ठीक है। तो इसने अब्दुल मजीद को क्या किया, बंदी बनाया। अब बोला था तुम हमको भारत की रास्ता दिखाओगे। और इसी के समय 1498 में कालीकट पहुंचा। जब कालीकट पहुंचा तो वहां पे एक राजा होता जिसका नाम था जमोरिन। कालीकट की बात करेंगे तो आपको ये केरल में बंदरगाह दिखेगा। वहां का राजा कौन था डेट टाइम, तो वहां का राजा जमोरिन था। जमोरिन से मिलता है, वास्को डी गामा बोलता है साहब हमको भारत में व्यापार करने का परमिशन दिया है। वास्को डी गामा स्वागत करते इसको, बाहर से आया था, मेहमान था। लेकिन ये सॉरी, जमोरिन स्वागत करते, भारत से आते हैं, मेहमान था। लेकिन बाद में वास्को डी गामा जमोरिन के साथ भी गद्दारी करता, ठीक है, हमला वगैरह कर देता उसको, तो जो आगे दिया ही होगा। तो जमोरिन जो था 1400 सॉरी क्या नाम था ये, वास्को डी गामा 1498 भारत पहुंचा। और उस समय वहां के तत्कालीन शासक की बात करेंगे तो जमोरिन था। तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण की शुरुआत नहीं कर सकती थी। ध्यान में रखिएगा, पश्चिम में, जब ये पश्चिम औपनिवेशीकरण की शुरुआत ऑलरेडी पहले हो चुका था। मतलब भारत में जब पूर्वी देशों की बात करेंगे, जब ये लोग जीतने की कोशिश किया तो ये सीधे व्यापार करने के उद्देश्य से पहुंची। लेकिन ये पश्चिम में जाके क्या कर लिए, सीधे कब्जा कर लिए। क्योंकि पश्चिम में आप जाओगे ना तो पश्चिम में जो शासक वर्ग नहीं था, मतलब पश्चिम पूरा फ्री था। गए, व्यापार किया, अधिकार कर लिया, वहां पे उन्होंने शासक बन गए, लोग तुरंत शासक बन गए। लेकिन भारत में क्या था, भारत में क्या मजबूत शासक था। भारत में क्या था, मजबूत शासक था। क्षेत्रीय शासक काफी मजबूत थे। जब औपनिवेशी शक्तियां भारत में आई तो मुगल भी काफी मजबूत हो चुका था तब तक। 1526 में आप देखोगे पानीपत की लड़ाई कर मुगल भी काफी मजबूत है। तो भारत में ये आके और सीधे चाहते हम सबको हरा के यहाँ पे एक सत्ता स्थापित कर ले, तो इनके लिए संभव नहीं था। क्योंकि भारत क्या था, उस समय बहुत मजबूत था। लेकिन पश्चिम में अमेरिका वगैरह का रूल करने के लिए इन लोग को दिक्कत नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे रूलर क्लास नहीं था, ठीक है ना। मतलब रूलर क्लास था भी तो शक्तिशाली नहीं था। ये आराम से गए और वहां पे जाके मतलब इन्होंने शासन करना शुरू कर। लेकिन भारत में इनकी एक न चली, इनको व्यापार करने के लिए अनुमति लेना पड़ा, अनुनय करना पड़ा, विनय विनय भी करना पड़ा, हाथ भी जोड़ना पड़ा, ठीक है। और भारत में ऑलरेडी पहले से व्यापार हो रहा था, भारत के साथ व्यापार अरब करते थे, इनको लड़ाई भी लड़नी पड़ी, ठीक है। तो ऐसा करने में कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र के कारण इन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में सोम को स्थापित कर लिया, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। अब देखिए, पुर्तगाली में एक खूबी भी थी और एक कमी भी थी। ये जो पुर्तगाली समुद्र में काफी अधिक मजबूत थे, इनकी समुद्री शक्ति जो थी बहुत अधिक व्यापक थी, बहुत अधिक विकसित थी। साथ में इनकी समुद्री शक्ति तो बेस्ट थी, साथ में तकनीकी एवं अस्त्र भी था। इनके पास बारूद इत्यादि थे। उस समय भारत में बारूद का प्रयोग उतने व्यापक स्तर पर नहीं होता था। पानीपत के प्रथम युद्ध में आप देखोगे तो बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था, जो कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसको एक तरह का एज देके जाता है। लेकिन इनके पास बारूद था। भारत के शासक की बात करूं, क्योंकि समुद्री शक्ति उनका मजबूत नहीं होती थी, लेकिन समुद्र के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। व्यापार उस समय किससे होता था, तो व्यापार समुद्र के द्वारा होता था। मान लीजिए व्यापार समुद्र के द्वारा हो रहा है, समुद्र पे क्या पुर्तगालियों को कब्जा है, और दूसरी कोई शासक, मान लीजिए भारत का कोई तत्कालीन शासक, उसका नेवी है नहीं, तो आप कैसे टक्कर लोगे। समुद्र में तैर को तो नहीं जाओगे लड़ने के लिए, आपको भी नेवी चाहिए, और आपके पास नेवी है नहीं। और आप व्यापार करना चाहते हो, व्यापार करोगे समुद्र की रास्ते से व्यापार करोगे, समुद्र पे पुर्तगालियों का कब्जा है, तो इनके साथ इनको संधि करना पड़ा, ठीक है। तो समुद्र के बल पे पुर्तगालियों ने मतलब क्या किया, भारत में एक सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, जो कि मुख्यतः जिसका पर्पस, मतलब सत्ता स्थापित ऐसा नहीं कि इनका शासन करना था, मतलब व्यापार में एक अधिकार चाहते थे। इन्होंने समुद्र के ऊपर क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया। आगे चल के अल्मेडा आएगा, तो अल्मेडा ने पूरी तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया, इसने समुद्र को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पुर्तगालियों का मंतव्य देखेंगे। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वो व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ध्यान में रखेंगे, क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। जिनका उद्देश्य क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार करना, खूब प्रचार करना। यहां तक ये तो ऐसा थे नहीं, चाहते थे अकबर को मतलब क्या करे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। अकबर काफी तेज था,
इसके कई कोशिश करने के बाद भी अकबर जो था ईसाई धर्म में अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, ईसाइयत में परिवर्तन करना और अपने प्रतिस्पर्धियों को विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़ कर व्यापार के रूप में मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। ठीक है, मतलब मुख्यतः इनका क्या था, तो दो रीजन था से भाई हम क्या करेंगे, भारत में ईसाईकरण करेंगे और साथ में क्या करेंगे, अरबों को क्या करेंगे, व्यापार से इनको बाहर कर देंगे। क्योंकि भारत के में किसके साथ व्यापार होता था, अरबों के साथ व्यापार होता था, तो अरब को ये बाहर करा। अरब से इनकी दुश्मनी दो रीजन से थी। पहले क्या थे, व्यापार पे भारत में उनका एक अधिकार था इसलिए भी थे। अरब क्या थे, मुसलमान थे। अरब क्या थे, मुसलमान थे, और ये क्या थे, ईसाई थे। और अब देखोगे यूरोप में ना एक 1453 में एक लड़ाई होती है। ठीक है, 1453 में जाओगे तो एक लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं, क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध होता है। क्या होता है, धर्म युद्ध होता है। ये धर्म युद्ध इसलिए था ना, ठीक है, इसमें ईसाई और मतलब मुसलमान के जो बीच में मतलब ये लड़ाई हुआ था, इसमें ईसाई शक्ति जो था हार गए थे। ऑटोमन इंपायर जो आप देखते हो, कुस्तुतुनिया जिसकी राजधानी थी, उस पर क्या होता, मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। क्या होता, मुसलमानों का कब्जा हो जाता। वो रूट भी एक जो था ना, भारत के साथ व्यापार करने के लिए उस रूट का प्रयोग होता था। लेकिन जब मुसलमानों का जब उस रूट पे जब कब्जा हो गया, तो ईसाई जब आते थे उस रूट का प्रयोग करने के लिए, इनको पकड़ लेते थे और उनको धर्म परिवर्तन कर देते थे। ठीक है, और उनपे एकाधिकार होने की वजह से, इस वजह से भी मतलब ईसाइयों को, यूरोपियन को एक नए रास्ते की तलाश थी। तो 1493 में जो भारत के साथ व्यापार होने वाला एक रास्ता जो था कुस्तुतुनिया वाला, उस पर क्या था, मुसलमानों का कब्जा हो गया था, जिसको उस्मानी तुर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उस्मानी तुर्क कहते हैं। तुर्कों का कब्जा हो गया था। और इस युद्ध को 1453 में युद्ध हुआ मुसलमानों के बीच में और ईसाइयों के बीच में। इसको इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से, फिर क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से भी मुसलमानों और ईसाइयों में क्या था, मतभेद था। तो अरब के साथ भी इनका मतभेद निकल कर आया। दूसरा ये था, अरब का क्या था, व्यापार पे एकाधिकार था। उस समय हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का क्या था, एकाधिकार था। आगामी 15 वर्ष में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से क्या किया, नष्ट कर दिया। बजाब्ते के साथ उनके जहाजों पे हमला किया। ठीक है, जहाजों पे जो जाने वाले आम लोग थे उनके ऊपर हमला किया गया। ठीक है, उसके बाद ये भी किया गया से मतलब क्या था, उनके ऊपर हमला किया गया। जो लोग हज की यात्रा पे जाते थे उनके ऊपर हमला हुआ। मतलब बहुत सारे तरीकों से मतलब उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको लूटा गया। जहाजों को लूटा, उन पे आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाई भी की। अब ये सारी चीजों देख के मतलब जो था, जमोरिन परेशान था, क्योंकि जमोरिन तो अरब के साथ व्यापार करता था, उसको व्यापार से मतलब था। अरब भी मुनाफा कमा रहे थे, जमोरिन भी मुनाफा कमा रहे थे। ये देखा, अरे पुर्तगाली के आने से मेरे राज्य में क्या होने लगी, तो मार काट इन लोगों ने मचा दिया। तो उन्होंने पुर्तगाली को क्वेश्चन किया, लेकिन पुर्तगाली डेट टाइम काफी अधिक मजबूत हो चुके थे। उन्होंने जमोरिन के ऊपर ही मतलब हमला कर दिया। पुर्तगाली की सुदृढ़ स्थिति से परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल ने शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में मतलब 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार पर स्वयं मालिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो वहां का शासक था मैनुअल द फर्स्ट। ठीक है, उसने बोला से देखो, अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं का मतलब एकाधिकार घोषित उसने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका संघर्ष मतलब क्या होता है, अरबों के साथ मतलब क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, किसको लेकर, व्यापार को लेकर। और एक रीजन क्या था, धर्म वाला मुद्दा पे, क्योंकि जस्ट मतलब क्या थे, वे मतलब निगेटिव थे, नहीं अपोजिट धर्म के थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एक टॉपिक जो दिया हुआ है, जब पुर्तगाली के आगमन के समय भारत की क्या स्थिति, जिसमें पुर्तगाली आया भारत में 1498 में जब भारत था, तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत में पुर्तगालियों के समय जिस समय आगमन हुआ, उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने के लिए उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय, जहां शक्तिशाली महमूद बेगरा शासक था, गुजरात का शासक था महमूद बेगरा जो था, ध्यान रखेंगे काफी शक्तिशाली था। तो गुजरात तो सशक्त था, अब बाकी भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था, बहुत छोटा छोटा था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य के छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे 1565 में क्या होता, राक्षसी टंगरी या फिर तालीकोटा का युद्ध होता। विजयनगर साम्राज्य का भी आगे पतन हो जाता। उससे पहले सल्तनत जो था उसका भी पतन हो। दक्कन छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था, क्योंकि बहमनी का पतन हो जाता है। ठीक है, हालांकि बहमनी 1347 में बनी थी, लेकिन आगे चल के बीदर, बरार, गोलकुंडा, ये छोटे छोटे रियासत में बड़े हुए थे। और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिनके पास 9 शक्ति थी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। उस समय भारत में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं था जिसके पास नेवल था। अब व्यापार तुम समुद्र से कर रहे हो, लेकिन समुद्र को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, नेवल नहीं है। अब पुर्तगाली क्या लेकर आए, तो अपना नेवल लेकर आए। उन्होंने बोला ठीक है, धरती पे हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, हम तुमसे समुद्र पर लड़ेंगे।
और समुद्र में तुम हमको हरा नहीं पाओगे क्योंकि मेरे पास नेवी मजबूत है। अब तुमको मजबूरी में हमको व्यापार का एक अधिकार देना पड़ेगा क्योंकि व्यापार तुम समुद्र से करोगे, अब मेरी नेवी मजबूत है तो तुमको समुद्र में व्यापार करने नहीं देंगे। तो पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उन्होंने अपनी नौ शक्ति को काफी अधिक विकसित कर रखी थी। लेकिन भारतीय शासक से दिक्कत ये हो गया तो उसने कभी भी नौ शक्ति को विकसित करने की सोचा ही नहीं। सुदूरपुर में चीनी शासक की शासकीय डिग्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनीय पहुंच तक ही सीमित थी। अब चीन में आप देखोगे तो चीन में लोग समुद्र में जाना भी मतलब पाप समझते थे। ठीक है, मतलब समुद्र को पार करना भी उस समय एक तरह का धार्मिक उल्लंघन माना जाता था, इसलिए भी समुद्र में कोई जाना नहीं चाहते थे। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, उन्होंने पुर्तगाली के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार का वर्चस्व कायम किया हुआ था। पुर्तगाली संगठन में एकता से बराबरी नहीं कर सके। उनके पास जहाज था, पुराना जहाज था, छोटे जहाज थे। पुर्तगाली के जहाज आधुनिक जहाज था। उनको उनका शासक का भी पूरी तरीके से मैनुअल प्रथम जो 1501 में उन्होंने घोषणा बोला था, भाई से भारत के साथ व्यापार करने का हमारा एकाधिकार है, उनका भी समर्थन था। पुर्तगाली एकता की बराबरी नहीं कर सके और धीरे धीरे भारत में आप देखोगे तो पुर्तगाली शक्ति व्यापारिक शक्ति के रूप में क्या हो जाता है, प्रतिनिधित्व होता है। और इसी के बाद जब व्यापारिक शक्ति जब बढ़ने लगती है तो आप देखोगे तो पहला जो गवर्नर जो बनकर आएगा, ठीक है, क्या आता है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो कल के क्लास में भारत के आगमन के अभिप्रेरण क्या होता है, किस तरीके से, ठीक है, देखोगे तो भारत में आगमन क्या मतलब उसका निष्कर्ष निकल कर आएगा। यूरोप की अन्य शक्ति मतलब क्या होगी, किस प्रकार से पुर्तगाली से मतलब ईर्ष्या करने लगेगी। ठीक, जैसे पहले तो ईर्ष्या कौन करेगी, तो पहले तो ईर्ष्या वेनिस ही करेगी, भाई जो हम व्यापार करें, पुर्तगाली कैसे पहुंच गया, हम तो इसको रास्ता भी नहीं दिए, इसको कौन रास्ता दिखाया। जब पुर्तगाली जब देखेगी अपना रास्ता देख लिया तो वो उस रास्ता पे क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी। तो और भी शक्ति सब जो था वो भी नया नया रास्ता के ढूंढेगा तो हम भारत कैसे पहुंचे। उससे पहले कोलंबस नाम का व्यक्ति था 1492 में, ठीक है, क्या पहुंचा, इसने खोज किया एक जगह को जिसको अभी हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमेरिका का खोज करने का श्रेय इसको जाता है। यह ऐसा गधा व्यक्ति था 1492 एक नया जगह को ढूंढा और जबरदस्ती बोल रहा था नहीं यही इंडिया है। क्या है उसके बारे में बोला से यही इंडिया है, जबरदस्ती बोला था यही क्या है, इंडिया है। इसीलिए आज भी हम लोग जो अमेरिका का जो इसने खोज किया था उसको लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते थे, क्योंकि 1498 में जब वास्को डी गामा ने जब भारत की जब खोज की तो पहले तो इंडिया इसको ही बोल दिया भाई। 1492 में कोलंबस ने जो खोजा था उसको बोला ये इंडिया है। अब वास्को डी गामा ने खोजा वो बोला नहीं ओरिजिनल इंडिया तो ये है। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, बोले इंडिया जा रहे हैं तो कौन सा इंडिया जा रहा है, कोलंबस वाला इंडिया जा रहे हो कि मतलब क्या वास्को डी गामा वाला इंडिया जा रहे हो। कि कोलंबस ने जो खोजा था गलत जगह को ढूंढा था, जबरदस्ती बोला से नहीं यही इंडिया है, तब जाके इसका नाम रखा गया वेस्ट इंडीज। जो वास्को डी गामा ने खोला उसका रखा गया ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसलिए व्यापारिक कंपनी के नाम के आगे भी ईस्ट इंडीज लगा होगा। ठीक है, तो दो इंडिया हो गया, वास्को डी गामा वाला, कोलंबस वाला। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था और जबरदस्ती उसने बोला था नहीं नहीं यही इंडिया है। ठीक है, लेकिन आगे चल के जब कुछ सालों के बाद 6 वर्षों के बाद ही जब वास्को डी गामा ने जब वास्तविक भारत को जब खोजा तो ये लोगों के साथ मतलब क्या होगा, क्लियर हो गया। लेकिन आज तक मतलब कोलंबस के द्वारा खोजे हुए जगह को हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, जिसकी क्रिकेट टीम भी है, छोटा छोटा टापू का श्रेय है, जो कि मतलब आप लोग वेस्ट इंडीज जानते हैं, जो कि इंडिया नहीं है। लेकिन उसका इसने कोलंबस गलत जगह को ढूंढ के उसको जबरदस्ती वेस्ट इंडीज नाम दिया था। लेकिन भारत की ढूंढने का श्रेय, हालांकि भारत का ढूंढने का श्रेय नहीं, ये कहना गलत। भारत के आधुनिक भारत में आप देखो कि मार्ग, भारत और यूरोप के बीच में मार्ग ढूंढने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। हालांकि केवल इसी का रोल नहीं था, बार्थोलोमेव डियाज ने आधा रास्ता पहले ही मतलब उस महासांतरिम वगैरह को खोज कर चुका था, उसी रास्ते से इसने भारत की नवीन राष्ट्रों की मतलब खोज की। ठीक है, तो कल के क्लास में हमारा जो होगा यहां से हम लोग देखेंगे भारत आगमन के अभिप्रेरण से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये